A very warm welcome everyone. Another interesting topic has been in news recently. हमारे इंडियन साइंटिस्ट्स ने नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स के साथ एक स्टडी कंडक्ट करनी स्टार्ट की थी 2014 में. अभी उनका एक रिजल्ट आया है और उन्होंने बोला है कि आर्कटिक ओशन के टेम्परेचर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून्स पे पड़ता है. तो देखते हैं, एक बार समझते हैं कि आर्कटिक ओशन के टेम्परेचर का इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इफेक्ट पड़ता है. पहले एक टर्म आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज योर टेली कनेक्शंस. ये वर्ड का जब मीनिंग बताऊंगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है. इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी पार्ट में कोई भी एक फिनोमेना अकर करता है, उसका इफेक्ट हमें दूर जगहों पर भी देखने को मिलता है. जस्ट लाइक हमारा सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक ओशन में हमें एल नीनो एंड ला नीना फिनोमेनास देखने को मिलते हैं, बट उन फिनोमेनास का इफेक्ट हमें इंडियन मॉनसून पर भी देखने को मिलता है. सिमिलरली आपके कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुनिया के एक कोने पे होते हैं पर उनका इफेक्ट अलग अलग जगह देखने को मिलता है. दैट इज वाई इन सब फिनोमेनास को हम बोलते हैं टेली कनेक्शंस. टेली मीन्स फार, राइट. सो बेसिकली अभी इंडियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स ने क्या पाया है कि आर्कटिक ओशन और इंडियन मॉनसून्स के बीच में भी एक टेली कनेक्शन है, राइट. सो एक बार सब कंसेप्ट आराम से समझते हैं, राइट. तो सबसे पहले लिटिल बिट अबाउट आवर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. ये हमारी नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारे पोलर रीजन्स में एंड ओशियानिक पार्ट्स में हमारी रिसर्च कंडक्ट करती है. एंड नॉर्वेजियन साइंटिस्ट के साथ इसी बॉडी ने हमारे 2014 में एक स्टडी कंडक्ट करनी शुरू की थी, राइट. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी पिछले 100-150 साल पहले ही आए हैं. इनफैक्ट नॉट इवन 150 साल, 60 to 100 ईयर्स पहले ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स शुरू हुए थे टू मेजर दीज टेम्परेचर्स एंड ऑल, राइट. बट हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने पिछले 1000 साल का डेटा निकाल लिया और 1000 साल के डेटा के बेस पे उन्होंने ये बोला कि आर्कटिक ओशन में जो टेम्परेचर है उसका हमारी इंडियन मॉनसून पे डायरेक्ट लेना देना है, राइट. लेट्स जॉइन द डॉट्स. एक बार सारे कंसेप्ट अब जोड़ के देखते हैं, राइट, कि ये 1000 साल का डेटा कैसे आया, कहां से आया, राइट. तो सबसे पहले आज की वीडियो अगर आपने और बेटर वे में समझनी है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार पहले वार्मिंग अर्थ एंड वीकनिंग एमॉक वाली वीडियो देख लीजिए, राइट. क्योंकि ये कंसेप्ट उसके बाद ही आपको बेटर समझ आएगा, राइट. जो अभी हमारी पोजीशन चल रही है, हमारे जो अटलांटिक ओशन में जो हमारी साइकिल देखने को मिलती है, दैट इज योर अटलांटिक मेरिडियनल ऑसिलेशन, राइट. इस ऑसिलेशन में क्या होता है, हमारे जो ओशन करंट्स हैं अटलांटिक ओशन में, जो है हमारी ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एमॉक. ये एमॉक इस टाइम पे वीक हो रहा है, राइट. इसके डिटेल्ड फैक्टर सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, राइट. हम आज उसके इफेक्ट की बात करेंगे और उसके प्रोबेबल आउटकम्स और इंडियन मॉनसून पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट. तो सबसे पहले हमने एक बात समझनी है कि प्रेजेंटली हमारी जो ये साइकिल चल रही है एमॉक की, इस टाइम अपनी पीक पर है. एमॉक जो हमारा ओशन सर्कुलेशन है अटलांटिक ओशन की, वो इस टाइम सबसे वीक है, जिसकी वजह से आपके ओशन करंट्स की वीकनिंग की वजह से आपका जो वार्म वाटर है इस टाइम अपने बिल्कुल नॉर्थवर्ड लिमिट तक पहुंच चुका है, राइट. तो इंडियन साइंटिस्ट्स और नॉर्वे के साइंटिस्ट ने 2014 में तभी इसी एरिया में अपना एरिया ऑफ यू कैन से रिसर्च इसको बनाया, राइट. तो ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच में हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड दी स्पिट्सबर्जन आइलैंड, राइट. स्पिट्सबर्जन आइलैंड आपका किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, योर स्वालबार्ड आर्किपेलागो. आर्किपेलागो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्किपेलागो बोलते हैं, राइट. तो इस स्वालबार्ड आर्किपेलागो में जो सबसे बड़ा हमारा आइलैंड है आपका स्पिट्सबर्जन आइलैंड, उस आइलैंड में हमारे क्या हैं, फ्योर्ड्स. फ्योर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपको नॉर्वे की कोस्ट आपको थोड़ी अनइवन दिख रही है, बेसिकली क्या है, इन सब रीजन्स में हमारे क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं और वो ग्लेशियर्स ओशन को टच कर रहे हैं. अब एक बात ध्यान से सोचो, राइट.
आइस है और उसके पास क्या है आपका परपेचुअल ये गर्म पानी है। सारे साल आपका इधर वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप में आपका स्पिट्सबर्जन वाले एरिया में आपको क्या है इस टाइम वीकनिंग ऑफ द ओशन करंट्स की वजह से क्या है गर्म पानी है। अब आइस के पास गर्म पानी रहेगा तो क्या होएगा, नेचुरली आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, राइट। अब ग्लेशियर जब फ्लो करता है वैली में तो इसकी डीप कटिंग की वजह से यू शेप्ड वैली बना देता है। तो इसीलिए ग्लेशियर्स जब ये मेल्ट हो जाते हैं हमारी ये नॉर्वे की कोस्ट पे, तो इवेंचुअली जो रिजल्टेंट लैंडफॉर्म बनता है सबमर्ज्ड यू शेप वैलीज, इनको हम बोलते हैं फ्योर्ड्स। ऐसे ही एक फ्योर्ड पे हमारे इंडियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स ने एक रिसर्च कंडक्ट करी। इस रिसर्च में उन्होंने क्या किया कि इस फ्योर्ड के, कौन सा फ्योर्ड था आपका, कॉन्ग्स फ्योर्ड, राइट, जिसको नॉर्वेजियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कॉन्ग्स फ्योर्डन, राइट। तो इस कॉन्ग्स फ्योर्ड में उन्होंने क्या किया, यहाँ के जो पानी के नीचे उस यू शेप वैली के बेस पे जो सेडिमेंट्स थे उन सेडिमेंट्स का एक सैंपल लिया। 51 सेंटीमीटर डीप एक सेडिमेंट का कॉलम उन्होंने निकाला। अब इस सेडिमेंट के कॉलम को उन्होंने कैसे स्टडी किया और क्या स्टडी किया, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट लिंक होके आपके एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। जो समझा रहा हूं उसको साथ साथ समझते चलो, राइट। जो हमारे ये ओशन करंट्स की साइकिल है, ये एमॉक जब वीक होता है, जब एमॉक स्ट्रांग होता है, ये 30 to 40 ईयर्स की साइकिल है। मतलब ये गर्म पानी जो आपका पूलिंग अप हो रही है अटलांटिक ओशन में और आर्कटिक ओशन में, ये 40 साल बाद फिर से ठंडा हो जाएगा, अगले 40 साल बाद फिर गर्म हो जाएगा। तो अभी गर्म वाली स्टेज पीक पर है। तो इस टाइम पे क्या होएगा, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, तभी हम क्या कह रहे हैं, पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, ठीक है। अब देखो ग्लेशियर्स के पास आपकी मोरेन्स की लेयर होती है, ये लैटरल मोरेन्स हैं हमारे। ये मोरेन्स क्या हैं, जब ग्लेशियर सिंपली आपका वैली से फ्लो करता आता है तो ये जितने भी आसपास के पहाड़ हैं उनको इरोड करता हुआ साथ में लेकर आता है, राइट। अब जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तब क्या होएगा, आपके जो लैंड सेडिमेंट्स हैं ये इधर वैली में डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब जब वार्म फेज आएगा आपका, जब जब आपका ओशन करंट सबसे वीक होगा, एमॉक सबसे वीक होगा, ग्लेशियर की मेल्टिंग सबसे ज़्यादा होगी और हमें ये लैंड सेडिमेंट्स की डेपोजिशन देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब 40 साल बाद फिर से जब पानी ठंडा हो जाएगा, आपके ग्लेशियर्स फिर से और बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये फिर से फ्रीज होएगा। तो क्या होएगा, आपके लैंड वाले सेडिमेंट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इंडियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट्स ने अभी इस फ्योर्ड के बेस के सेडिमेंट सैंपल से क्या देखा कि पिछले 1000 साल में कुछ टाइम पीरियड्स के बाद आपके लैंड सेडिमेंट्स आपको कई बार ज़्यादा मिले, फिर कम मिले, ज़्यादा मिले, कम मिले। इससे क्या सिग्निफाई होता है कि ऑल्टरनेटिंग आपकी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, फिर से बढ़ रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका कनेक्शन उन्होंने इंडियन मॉनसून से जोड़कर देखा। इसका कनेक्शन उन्होंने इंडियन मॉनसून से जोड़कर देखा और पाया कि जब जब आपके आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो हमारी मॉनसून्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, मॉनसून्स बेटर देखने को मिलती हैं, राइट। जब जब हमारी साइकिल चेंज होती है और आर्कटिक ओशन में पानी फिर से गर्म की जगह ठंडा होना शुरू हो जाता है, ओशियनिक कन्वेयर बेल्ट फिर से स्ट्रांग हो जाती है, तो आर्कटिक ओशन में ठंडा पानी जब आ जाता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मॉनसून्स भी वीक हो जाती हैं, राइट। ऑल्दो उन्होंने अभी बस ये इनडायरेक्ट एविडेंस से ये लिंक बनाया है। कैसे, हमारी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स था कि मॉनसून कब आई, कितनी आई, कैसे आई, राइट। उन पे ये डेटा सीधा सुपर इम्पोज करा और ये परफेक्टली मैच कर गया है, राइट। अभी इस पे ऑल्दो फर्दर डिटेल और रिसर्च आनी है कि फर्दर लिंकेजेस कैसे हैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद अ सर्टेन बेसिक कंसेप्ट्स। हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करके ये लिंकेज खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन कि ये कैसे लिंक बना।
कि आर्कटिक ओशन में गर्म पानी जब आएगा तो इंडियन मॉनसून बेटर क्यों होंगी, जब आर्कटिक ओशन पे पानी ठंडा होएगा तो इंडियन मॉनसून वीक कैसे होंगी। इस रिसर्च पेपर में इंडियन साइंटिस्ट्स ने अभी एक बात बोली है कि इस पे तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग का इफेक्ट होता है, राइट। उन्होंने अभी ये बात बोलकर छोड़ दी, राइट। नाउ इस वीडियो में मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा कि आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून में इस वार्मिंग आर्कटिक ओशन का क्या इंपैक्ट है, तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, और जो रिट्रीटिंग मॉनसून्स की हम बात करते हैं उसमें आपकी जो रेनफॉल होती है उस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हम जो वार्मिंग वाला है इंपैक्ट वो पढ़ते हैं, राइट। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो फ्रैम स्ट्रेट है बेसिकली अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर जॉइनिंग टू वाटर बॉडीज, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन को ज्वाइन करता है फ्रैम स्ट्रेट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, राइट, बिसाइड्स दीज नेम्स, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट। अच्छा ठीक है, वो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार थोड़ा लेटेंट हीट के बारे में बताना है, राइट। अब देखो, ये वार्म ओशन करंट्स जब पोलर रीजन्स में जाते हैं तो वहां पे जाके इनका टेम्परेचर नेचुरली क्या होएगा, थोड़ा कम होएगा। अब ध्यान से सुनो, कोई भी चीज जब गर्म होती है, जैसे ये पानी आपका वार्म ओशन करंट्स अभी गर्म है, गर्म होने की वजह से क्या है, इनका मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बड़ा है। क्यों? इनमें एक एनर्जी है, थोड़ी ज्यादा है, हीट है, हीट एज एन एनर्जी, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी जगह ज्यादा है। जब ये पानी ठंडा होगा, कॉम्पैक्ट होएगा, कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या होगा, वो एक्सेस हीट रिलीज होएगी। इस रिलीज हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, या बेसिकली यहाँ पे कंडेंसेशन तो नहीं हो रही, बट आपका सिंपली वार्म से जब कोल्ड हो रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है, राइट। पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, तो आपके इन रीजन्स में इस टाइम पे एडिशनल हीट रिलीज हो रही है। जहां जहां पे ये वार्म ओशन करंट्स पोलर एरियाज में जाते हैं, दे रिलीज दैट लेटेंट हीट, राइट। अब देखो, जिस वीडियो की मैंने आपको पहले बात की थी वीकनिंग एमॉक वाले में, उसमें मैंने इन डेप्थ समझाया है कि इस बार नेचुरल फैक्टर्स कितने सारे रहे हैं जिन्होंने एटमॉस्फेयर में हीट ऐड करी है, राइट। तो ये एक और फैक्टर है जो हीट कॉन्स्टेंटली ऐड करता है आपकी एटमॉस्फेयर में, राइट। हम उसका इफेक्ट देखेंगे आज, राइट। अब देखो, धीरे धीरे जब ये हमारा एमॉक वीक होता है तो हमारी वार्म वाटर की जो पूलिंग अप है वो बढ़ती जाती है। ओशन कन्वेयर बेल्ट वीक होने की वजह से जो गर्म पानी आपका ट्रॉपिकल रीजन में या सिर्फ वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप तक लिमिटेड था, वो आर्कटिक ओशन तक आपके पहुंच जाता है, राइट। तो मेन रीजन क्या है, आपका जो एमॉक है, जो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, उसकी वीक होने की वजह से आपका सरफेस वाटर यहाँ पे फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका सरफेस वार्म वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, राइट। जब ये सबसे वीकेस्ट पे होता है तभी आपका ये वार्म वाटर का एक्सटेंट मैक्सिमम होता है। जब भी आपकी ये ओशियनिक सर्कुलेशन सबसे वीक होती हैं, तब उस टाइम पे आपका वार्म वाटर की नॉर्थवर्ड एक्सटेंट सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे आपकी ओशंस का टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। ओशंस का टेम्परेचर मैक्सिमम है, राइट। एक बार दोबारा बताता हूं, जो आपका जैसे हमारी पैसिफिक ओशन की साइकिल है एल नीनो ला नीनो, नॉर्थ पैसिफिक की है पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन, इंडियन ओशन की इंडियन ओशन डायपोल, वैसे ही हमारे आर्कटिक ओशन की भी साइकिल है, राइट। सॉरी, अटलांटिक ओशन की भी साइकिल है, अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन, 30 से 40 साल की साइकिल है। 30 से 40 साल बाद सारा पानी गर्म हो जाता है नॉर्थ और सेंट्रल अटलांटिक में, और 30 से 40 साल बाद ये सारा पानी फिर से ठंडा भी हो जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे जब ये अपनी वार्म फेज की पीक पर आता है और पानी आपका आर्कटिक ओशन तक गर्म पहुंच जाता है और ग्लेशियल मेल्टिंग पीक पे होती है, उस टाइम पे नेचुरली बिगेस्ट फैक्टर क्या है, वार्म ओशन वाटर।
ये वार्म ओशन वाटर हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है अक्रॉस। क्यों? क्योंकि आपका ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट टोटली वीक हो जाता है, राइट, टोटली वीक हो जाता है। अब ये एक्सेस हीट जो आपकी रिलीज हो रही है, ये एक्सेस हीट जो आपकी रिलीज हो रही है, आप देख सकते हो हमारे ट्रॉपिक्स के बीच में हमारे जो रेड रीजन है, बेसिकली हीट सरप्लस रीजन है, ये सारी हीट सर्कुलेट होती है आपके इन सेल्स के थ्रू, राइट। अब ये वार्म वाटर के ऊपर जितना भी आपकी कन्वेक्शन लग रही है, 27 डिग्रीज आपका टेम्परेचर अगर रीच हो जाता है ओशंस में तो कन्वेक्शन लगना शुरू हो जाता है। एंड इस टाइम पे इंडियन ओशन में टेम्परेचर 30 डिग्रीज के आसपास है, राइट। वार्मेस्ट ओशन टेम्परेचर इस टाइम पे ग्लोबली नॉर्थ इंडियन ओशन पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट। ओके, तो ये सारी हीट जो है वो सारी आपकी इन सेल्स में ट्रांसफर होती है एंड इवेंचुअली ये सारी हीट कहाँ गिरती है? आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में, राइट। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स, आप उधर अच्छे से एक बार समझ सकते हो, राइट। तो ये सारी हीट, जितनी भी एक्सेस हीट थी, ये सब जाके आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स पे वापस से सब सिंकिंग होती है। अब जब एयर सिंक करेगी, उसकी एडियाबैटिक हीटिंग होएगी, कैसे? एयर कंप्रेस होएगी और गर्म हो जाएगी, राइट। तो ऑलरेडी गर्म हवा थी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स पे गिरने से और हीटिंग होएगी, राइट। अब ध्यान हमने किस चीज पे देना है? ध्यान हमने किस चीज पे देना है? जब हमारा एमॉक सबसे वीक होता है, गर्म पानी हमारा आर्कटिक ओशन तक पहुंच जाता है, उस टाइम पे हमारी एटमॉस्फेयर में हीट भी मैक्सिमम है ड्यू टू दिस फैक्टर अलोन। ये सारी हीट जो आपकी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स पे और गिर रही है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे देखो क्या लाया करता है, बेसिकली हमारा नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पूरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे आता है, राइट। तिब्बतन प्लेटू वाला रीजन भी इसी एरिया में फॉल करता है, राइट। तिब्बतन प्लेटू वाला रीजन भी इस एरिया में फॉल करता है। ऑल्दो जेट स्ट्रीम्स की वजह से इसमें एक बड़ा यूनिक फैक्टर देखने को मिलता है, सब आराम से समझते हैं। अभी के लिए आपने सिर्फ क्या समझना है कि आपकी ये एक्सेस हीट जो जनरेट हुई थी ड्यू टू कूलिंग अप ऑफ वार्म वाटर इन द अटलांटिक ओशन, वो सारी एटमॉस्फेयर में जाती है एंड हैडले सेल एंड फेरल सेल की वजह से आपकी जो यहाँ पे सिंकिंग एयर है वो इधर इन बेल्ट्स पे एक्सेस हीट क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपका लैंड मास इस एरिया में क्या होता है? एक्सेसिव हीट अप होना शुरू हो जाता है, राइट। एक्सेसिव हीट अप होना शुरू हो जाता है। और ये सिचुएशन हम कब की बात कर रहे हैं? अभी अप्रोचिंग समर्स, मतलब ये अभी का जैसे टाइम चल रहा है, आज का टाइम, अप्रैल वाला टाइम, उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। क्यों? अभी हमारा मार्च होके हटा है। मार्च में क्या होता है? हमारा इक्विनॉक्स होता है, सन नदर्न हेमिस्फेयर में आ चुका है, बट जब तक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा ओवरहेड नहीं होता सन, जब तक हमारा समर सोल्स्टिस नहीं होता, तब तक हमारी मॉनसून भी नहीं आती, राइट। तो इससे क्या इफेक्ट होता है एक बार सब समझते हैं, राइट। एक बार सब समझते हैं, ओके। अब इस टाइम पे हमारी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ही है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इस टाइम पे हमारे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर है। जितनी भी एक्सेस हीट एटमॉस्फेयर में इस टाइम है सब यहां पे गिर रही है, तभी लैंड मास हीट अप होता है। इसकी वजह से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक लो प्रेशर बनेगा। क्यों? लैंड मास हीट होएगा तभी लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तभी मॉनसूनल विंड सिस्टम इस पे अट्रैक्ट होएगा, राइट। तो ये धीरे धीरे आपकी विद द एपरेंट मोशन ऑफ द सन, धीरे धीरे सन आपको मूव कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक उसने जून तक पहुंचना है अभी, तो आपकी हाई प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करती है और इस टाइम पे तिब्बतन प्लेटू की एक्सेसिव हीटिंग होनी शुरू हो जाती है। तिब्बतन प्लेटू में ही क्यों एक्सेसिव हीटिंग होती है? क्योंकि वो तिब्बतन प्लेटू का ऑल्टीट्यूड ही 4 किलोमीटर का है, वहां पे एयर जो है उसकी डेंसिटी कम है। कम डेंसिटी होने की वजह से जो सन रेज आती हैं वो ज़्यादा हीटिंग कर पाती हैं। टेम्परेचर तिब्बतन प्लेटू में -40 से
पॉजिटिव डिग्रीज में पहुंच जाता है आपका, राइट। तो मतलब 40 से 50 डिग्री का एकदम फर्क पड़ जाता है आपके तिब्बतन प्लेटू पे, राइट। अब ये नेचुरल हर साल होता ही है, बट ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है अभी की, उसमें एक्सेसिव वार्म वाटर की वजह से ये सिस्टम एग्रावेट हो गया है। जो हवा सिंक कर रही है इस टाइम पे वो पहले ही गर्म है, गिरने के बाद कंप्रेस होके और गर्म हो रही है, जिसकी वजह से आपके तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग भी आपकी एक्सेस में हो जाती है, राइट। अब धीरे धीरे जैसे जून आएगा, आपका ITCZ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास हम कहते हैं पहुंच जाता है, धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच जाता है। एंड आपका जो जेट स्ट्रीम्स हैं, जेट स्ट्रीम्स अब पामीर नॉट पे कोलाइड करती हैं, जेट स्ट्रीम्स अब पामीर नॉट पे कोलाइड करके स्प्लिट हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, तिब्बतन प्लेटू के ऊपर आपका वो हाई प्रेशर बेल्ट का इफेक्ट अब खत्म हो जाता है। विद द प्रोग्रेस ऑफ समर्स, जून आते आते तक क्या होता है, आपकी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो टोटली नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। एंड आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का इफेक्ट अब तिब्बतन प्लेटू से और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हट जाता है। अब क्या होता है, तिब्बतन प्लेटू अब मार्च से लेकर अब जून तक एक्सेसिव हीट अप हो चुका है। कैसे? हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे था। हाई प्रेशर बेल्ट का क्या मतलब है, आपका सिंकिंग एयर सिस्टम था। वो सिंकिंग एयर सिस्टम तो अपने आप में उसको हीट अप कर रहा था, लेकिन एक और चीज भी हो रही थी। सिंकिंग एयर की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से क्या है, डायरेक्ट सनरेज आई जा रही हैं, वो भी हीट अप करती है तिब्बतन प्लेटू को। तो आपका जून तक जब आपका अब यह हाई प्रेशर सिस्टम टोटली शिफ्ट हो चुका है, अब तिब्बतन प्लेटू की इतनी हीटिंग होने के बाद कन्वेक्शन करंट लगने शुरू हो जाते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट के नीचे तो कन्वेक्शन लग नहीं सकता, तो इसीलिए जब आपकी जेट स्ट्रीम्स पामीर नॉट से स्प्लिट होकर नॉर्थवर्ड चली जाती हैं बाय जून, तब आपका तिब्बतन प्लेटू से वो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन जितनी बिल्डअप हो गई थी, वो हीटिंग से स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। तिब्बतन प्लेटू के ऊपर जब आपके अब स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स लगते हैं, तो बेसिकली आपका क्या होता है, तिब्बतन प्लेटू के एक्सेसिव हीटिंग से स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट लगे, वो कन्वेक्शन करंट ऊपर जाके ट्रोपोपॉज को हिट करेंगे एंड वहां पे एक डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बन जाता है। डाइवर्जेंट विंड सिस्टम जो आपका बनता है उसको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन। सो बेसिकली आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनिशिएट हो जाती है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इनिशिएट हो जाती है, राइट। तो लिंक क्या है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हम सबको पता है कि इट असिस्ट्स द मॉनसून्स, इट इज गुड फॉर द मॉनसून्स। अगर डिटेल में कंसेप्ट समझना है तो इस वीडियो का भी लिंक मैं डाल दूंगा, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने डिटेल में समझा रखे हैं, आपको यहां पे सिर्फ वर्किंग नॉलेज दूंगा मैं इसकी, राइट। तो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और पावरफुल हो जाती है, किस चीज से, आपके वीक एमॉक से। अटलांटिक ओशन में आपके गर्म पानी इकट्ठा होने की वजह से जब आर्कटिक ओशन तक पानी गर्म पहुंच गया, इसका मतलब ओशन सबसे ज्यादा वार्म है, वो सारी हीट एटमॉस्फेयर में गई। वो सारी हीट जब गिरती है तो तिब्बतन प्लेटू की हीटिंग भी ज्यादा होती है, नॉट जस्ट तिब्बतन प्लेटू, पूरी बेल्ट की। उसका इफेक्ट क्या होता है कि आपकी एक्सेसिव हीटिंग से आपकी जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो क्या होती है, और ज्यादा पावरफुल होती है, राइट। यह आपका जो अपर एयर विंड सिस्टम बनता है, आपका कोरियोलिस की वजह से इसकी डायरेक्शन शिफ्ट होती है। एंड जो आपका मैस्करीन हाई हमारा बनता है, ये और आपका इंटेंसिफाई हो जाता है। मैस्करीन हाई बेसिकली क्या है, हम बात करते हैं मॉनसून्स के लिए, मैस्करीन हाई हमारा इंटेंसिफाई होना जरूरी है। ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सिंपली आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये जो आपका मैस्करीन हाई क्या है, जो हमारी सदर्न हेमिस्फेयर की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, जहां ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन बना हुआ है, इस हाई प्रेशर जोन को और इंटेंसिफाई करती है ये जेट स्ट्रीम, राइट। ये जेट स्ट्रीम से एयर सिंक करती है, इस पर्टिकुलर रीजन को और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या है, अब
इधर लो प्रेशर बना हुआ है, इधर हाई प्रेशर है, तो क्या है, विंड स्पीड्स आपकी फास्ट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून्स को एंट्री का एक पॉइंट मिलता है, राइट। सो टेली कनेक्शन क्या बना था हमारा, आर्कटिक ओशन तक अगर गर्म पानी पहुंच गया, मतलब आर्कटिक ओशन इज वार्म, मतलब एटमॉस्फेयर में इस टाइम एक्सेसिव हीट है ड्यू टू दी वार्म ओशंस, जिसकी वजह से तिब्बतन प्लेटो की हीटिंग ज्यादा होगी। तिब्बतन प्लेटो की हीटिंग ज्यादा होने से आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ज्यादा स्ट्रांग होगी। सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब भी स्ट्रांग होती है तो आपका क्या है, आप कहते हो इट असिस्ट्स दी साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट। और क्योंकि इस टाइम पे ओशन टेम्परेचर हर जगह ही ज्यादा है, इस टाइम हमारी ओशियानिक कन्वेयर बेल्ट सबसे वीक है, तो आपका नेचुरली इस रीजन में भी जो एयर सिंक कर रही है, हमारी जो सदर्न हेमिस्फेयर की सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां पे भी एक्सेसिव हीटिंग है। तो कहने का मतलब है मैस्करीन हाई इस टाइम पे ऑलरेडी स्ट्रांग था, राइट, और सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में उसको और स्ट्रांग कर दिया है, राइट। अब क्योंकि हम इंडियन मॉनसून्स की बात कर रहे हैं, तो बात तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम इस टाइम के बाकी फैक्टर्स को भी लूप इन करके देखें और फिर देखें कि भाई इस बार मॉनसून होएंगी तो कैसे होएंगी, राइट। तो देखो इस टाइम पे हमें पता है कि एल नीनो बन रहा है। अभी हम ट्रिपल डिप लानीना देख के हटे हैं, 3 साल नॉनस्टॉप लानीना कंडीशन थी, अभी न्यूट्रल फेज है और चांसेस हैं कि इस टाइम जब तक मॉनसून आएगी हमारा एल नीनो बन चुका होगा, राइट। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भी हमारा बन रहा है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हमारे जो है बेसिकली अरेबियन सी एंड जो आपकी नॉर्थ इंडियन ओशन है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी हीटिंग अप को बोलते हैं। इसका रोल क्या है, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ, यहाँ पे जो पानी गर्म होता है तो कन्वेक्शन से आपका एयर में मॉइस्चर आ जाता है, तो पीछे से जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं मैस्करीन हाई से, वो इस मॉइस्चर लेडन विंड को सिंपली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे पुश करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वीक एमॉक की वजह से आर्कटिक में गर्म पानी आ गया, तिब्बतन प्लेटू की एक्सेसिव हीटिंग हो गई, उसकी वजह से हमारा मैस्करीन हाई इंटेंसिफाई हो गया, ये विंड्स भी स्ट्रांग हैं इस एरिया में। अब एयर में मॉइस्चर भी ज़्यादा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल की वजह से। तो इन दो फैक्टर्स को ही हम अगर लें तो इंडियन मॉनसून बहुत अच्छी होंगी, राइट। स्ट्रांग आपकी विंड्स एंड मॉइस्ट एयर आपके अरेबियन सी में, तो क्या है, स्ट्रांग गुड मॉनसून आएंगी। लेकिन इस टाइम पे तो साथ में एल नीनो भी है, एल नीनो भी बन रहा है, राइट। अब एल नीनो बनने से क्या होएगा आपका, एल नीनो बनने से क्या होएगा आपका, बेसिकली आपका पेरुवियन कोस्ट एंड सेंट्रल साउथ पैसिफिक में आपका पूलिंग अप ऑफ वार्म वाटर धीरे धीरे हो जाएगी। उस पे इफेक्ट क्या लगता है, जब हमारा एल नीनो कंडीशंस होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारा हाई प्रेशर सिस्टम बनता है, ड्राउट कंडीशन आती है, सरफेस पे ये हाई प्रेशर बना तो सरफेस पे डाइवर्जेंट विंड सिस्टम बनेगा। अब देखो ये जो हमारा मैस्करीन हाई है, ये भी तो एक हायर प्रेशर है, ये भी तो एक हायर प्रेशर जोन है, ये भी एक डाइवर्जेंट विंड सिस्टम है, ये भी एक डाइवर्जेंट विंड सिस्टम है। तो एल नीनो जब होता है तो हमारा मैस्करीन हाई थोड़ा वीक हो जाता है। क्यों, ये हवा अपने से दूर फेंकने की ट्राई कर रहा है, ये भी अपने से हवा दूर फेंकने की ट्राई कर रहा है, तो डिपेंड, इनमें बीच में कंपटीशन होता है कि एल नीनो ज़्यादा स्ट्रांग अगर होएगा तो मैस्करीन हाई बिल्कुल वीक हो जाएगा, राइट। तो इस बार ये देखना है कि क्या एल नीनो डोमिनेट करेगा या फिर जो हमारी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इस बार ज़्यादा पावरफुल हो गई है एंड साथ में हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट भी है, तो इन दोनों में से ओवर पावर कौन सा फिनोमेना करेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी एट दिस टाइम, राइट। तो मेरे पास एक इसका कॉमन डायग्राम भी है, आई विल जस्ट शो दैट टू यू, राइट, कि आपका पॉजिटिव आईओडी भी है और एल नीनो भी है। इस बार हमारी ये कंडीशंस हैं, ठीक है, इस बार हमारी ये कंडीशंस हैं। अभी हम तिब्बतन प्लेटू की एक्सेसिव हीटिंग वाला पॉइंट अगर निकाल भी दें, जो हमारे नया टेली कनेक्शन देखने को मिला है, उस फैक्टर को अगर हम अभी ना भी कंसिडर करें तो क्या होना था, एल नीनो अगर होता है तो मैस्करीन हाई वीक होता है, लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कॉम्पनसेट कर देता है, तो ओवरऑल एल नीनो का इफेक्ट कम हो जाता है।
लेकिन इस बार पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल भी है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी स्ट्रांग है। तो दो फैक्टर्स आपके मॉनसून को असिस्ट करने वाले हैं, एक फैक्टर मॉनसून को वीक करने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल मॉनसून इस बार इतनी वीक शायद ना हो, राइट, शायद इस बार इतनी वीक ना हो, राइट, डिस्पाइट देयर बीइंग एन एल नीनो, राइट। ये सारे कंसेप्ट मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आई विल शेयर द लिंक फॉर बोथ द वीडियोस, राइट। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया था, ये तो हमने समर मॉनसून की बात कर ली, विंटर मॉनसून में भी इस आर्कटिक कनेक्शन का एक लिंक है। विंटर मॉनसून जो हमारी बेसिकली रिट्रीटिंग मॉनसून हम बोलते हैं, उस पे भी हमारा इस आर्कटिक कनेक्शन का एक लिंक है। अब विंटर्स में क्या है, सन आपका सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो गया, अक्टूबर के आसपास आती है हमारी रिट्रीटिंग मॉनसून, राइट। उस टाइम पे भी आर्कटिक इस लिंक का एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, लेट मी एक्सप्लेन। वी ऑल नो द बेसिक कंसेप्ट, लैंड इज लिबरल, वाटर इज कंजर्वेटिव। मतलब लैंड जल्दी गर्म होएगी और जल्दी ठंडी होएगी, पानी जल्दी गर्म नहीं होता, पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, पानी को ठंडा होने में भी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि लैंड में हीट सिर्फ 1 मीटर तक जाती है एंड आपके ओशंस में, वाटर बॉडीज में कई 100 मीटर तक ये हीट आपकी जाती है, राइट। अब क्योंकि आपका अटलांटिक ओशन में पूरा गर्म पानी है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो जेट स्ट्रीम है, जो पोलर जेट स्ट्रीम आपकी है, उसमें हमें हॉरिजॉन्टल मियांडरिंग देखने को मिलती है, राइट। तो क्योंकि इस बार हमारी एक्सेसिव गर्म पानी है, राइट, ये थोड़ा पुराना चार्ट है तो इट इज नॉट दैट एक्यूरेट, बट ये एक पिक्चर देता है आपको विच इज समवेयर नियर बाय। इसमें आपको ये मियांडरिंग देखने को मिल रही है, सीवियर मियांडरिंग पोलर जेट स्ट्रीम में। अब क्या हो गया, जितनी ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होएगा, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी सर्दियों में, पानी अभी भी गर्म है, तो आपके जेट स्ट्रीम बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंसेस के बीच में ही फ्लो करती है। तो जितनी ज्यादा आपकी मियांडरिंग होएगी, उतने सीवियर आपके क्या बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स, उतने सीवियर आपके क्या बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स। इसीलिए आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, हम कहते हैं अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आती हैं, लेकिन 2000 के बाद से इनका एरिया, जो डोमेन है, वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ये एमॉक की वीकनिंग वाली साइकिल थी, वो ईयर 2000 में शुरू हो चुकी थी, 2030 में जाके खत्म होएगी, और 2030 के बाद ये आपके ओशियन जो कन्वेयर बेल्ट है फिर से स्ट्रांग होनी शुरू होएगी, राइट। तो इसीलिए हमें फ्रॉम द ईयर 2000 अब तक और आगे 2030 तक हमें जो मियांडरिंग है पोलर जेट स्ट्रीम की, वो सीवियर देखने को मिलेगी। जितनी सीवियर मियांडरिंग होएगी, उतने सीवियर टेम्परेट साइक्लोन्स आएंगे, एंड टेम्परेट साइक्लोन्स क्या हैं, दे आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तभी हम देख रहे हैं कि कभी आपके कर्नाटका तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिली थी, इस बार हमें सीवियर मियांडरिंग है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मियांडरिंग हमें विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इस पीरियड के बीच में हमें एक हिमालयन सुनामी देखने को मिली थी 2013 में, हिमालयन सुनामी, केदारनाथ वैली डिजास्टर। वो क्यों हुआ था, मॉनसून आई थी उस टाइम पे, नॉर्मल टाइम था 17 जून का, बट उस टाइम पे एक टेम्परेट साइक्लोन भी चल रहा था। क्यों था, बिकॉज ये साइकिल उस टाइम शुरू हो चुकी थी। 17 जून तक हमें एक टेम्परेट साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिली थी, राइट। आज के दिन भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही हैं। मतलब क्या है कि उनका डोमेन बढ़ गया है। व्हाट इज द रीजन, वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक ओशन। ये जो साइकिल है आपकी अटलांटिक मल्टी डेकेडल ऑसिलेशन, जिसकी वजह से अटलांटिक मरीडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन आपकी वीक हो जाती है। गर्म पानी इतना हो गया कि आपका स्वालबार्ड तक आपका गर्म पानी पहुंच गया है, उसकी वजह से आपके इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो आई होप आई वाज एबल टू गिव यू अ ब्रॉड आउटलाइन, राइट। सो विंटर मॉनसून पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको दूसरे वे में साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि समर मॉनसून के एंड से ही हमारे को इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाता है। मतलब समर मॉनसून को तो उन्होंने इम्पैक्ट कर दिया तिब्बतन प्लेटो की वजह से, लेकिन ऑल्दो आपका मॉनसूनल सीजन, समर मॉनसून जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, वो धीरे धीरे आपके खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स का इफेक्ट है हमें तब भी वो थोड़ा देखने को मिलता है, राइट।
सो बेसिकली दिस इज द लेटेस्ट टेली कनेक्शन दैट वी हैव ड्रॉन एंड इस पे रिसेंट अभी रिसर्च आई है. एंड नाउ वन क्वेश्चन कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट? सो विद रेफरेंस टू द आर्कटिक ओशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ध्यान से पढ़ेंगे. फर्स्ट, द वार्म आर्कटिक ओशन कंडीशंस हैव बीन लिंक्ड टू intense rainfall over the Indian subcontinent during the monsoons, right? Second, cold Arctic ocean conditions have been linked to intense rainfall over the Indian subcontinent during monsoons, right? तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप अभी बता सकते हो कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, राइट? थर्ड पे आते हैं. वार्म आर्कटिक ओशन कंडीशंस हैव बीन लिंक्ड टू लेस रेनफॉल. यहीं से पढ़ के पता चल सकता है कि गलत है. कमिंग टू द फोर्थ वन, कोल्ड आर्कटिक ओशन कंडीशंस हैव बीन लिंक्ड टू लेस रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये लास्ट स्टेटमेंट पे अभी हमें सिर्फ एक इनडायरेक्ट एविडेंस मिला है बेस्ड अपॉन दो सेडिमेंट्स कि यस, जब टेम्परेचर ज़्यादा था, आर्कटिक ओशन का ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे थे, उन टाइम पे इंडियन मॉनसून्स पे पॉजिटिव इफेक्ट था, स्ट्रॉन्ग मॉनसून्स थी. लेकिन जब जब आपकी आइस बिल्डिंग शुरू हुई, आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर कम हुआ, तब तब हमें रिकॉर्ड्स में ये देखने को मिला है कि यस, हमारे उस टाइम मॉनसून्स भी थोड़े वीक थे. तो ये भी उस स्टडी का एक करोलरी है, उसमें मेंशन्ड है. So statement 1 is correct and statement 4 is correct. 1 and 4 only, right? So this is one probable question that can be asked. Very prime question. It can be asked in the exam, right? So in case you have any queries, just feel free to drop your questions in the comment box. And मैं इन दोनों videos का जो आपका weakening of the AMOC है and आपके जिसमें मैंने जितने बाकी tele connections discuss किए हैं, इन दोनों videos का मैं link डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, राइट? सो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूज़ आर्टिकल. थैंक यू सो मच.